गाइस वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 11 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सा सैप्रोट्रॉपिक फंगस है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सैप्रोट्रॉपिक फंगस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम। अब दोस्तों यहाँ चर्चा का विषय बनेगा कि सैप्रोट्रॉपिक फंगस होता क्या है। तो दोस्तों सैप्रोट्रॉपिक फंगस वो होते हैं जो केवल जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उस पे ही वो अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उससे ही वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आपका मशरूम हो गया, है ना, पेनिसिलियम तो हो ही जाता है, राइजोपस हो जाते हैं। वो केवल और केवल मृत शरीर पे ही रहते हैं ना, और उसी पे अपना खाना बनाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो जैसा आपको पता चल गया, मशरूम, पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर, ये सारी की सारी रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मधुमेह होने का कारण क्या है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, जब ब्लड में ग्लूकोज एक्चुअली क्या करता है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, परिवर्तित नहीं हो पाता ना अच्छे से, पूरी तरीके से अगर परिवर्तित नहीं हो पाता है तब क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है ना, और इसी को हम लोग मधुमेह डायबिटीज़ कहते हैं ना, सीधी सी बात है। अब एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोजन के रूप में पूरी तरीके से वो परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इसका क्या प्रोसेस है कि नहीं हो पाता है, तो देखो दोस्तों क्या है, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसका नियंत्रण एक्चुअली अग्नाशय का एक भाग है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, उसी का जो बीटा सेल होता है ना, बीटा कोशिका होता है ना, उसके द्वारा स्त्रावित इंसुलिन करता है उसका, है ना, याद रखना। उसका नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का जो अगर बहुत ज़्यादा अति स्त्रावण हो जाता है ना, मतलब अति स्त्रवण हो जाता है ना इंसुलिन का, तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम है हाइपोग्लाइमिसिया रोग है दोस्तों, यही होता है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मानव में सबसे बड़ा अंग, देखिए ये इंटरनल पे आप जा सकते हो, तो इंटरनल में आप देख सकते हो यहाँ, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है त्वचा, स्किन। तो आप जरा सोचो कि स्किन तो पूरा बॉडी को कवर किया होता है ना, पूरा बॉडी को कवर किया होता है ना, तो सबसे बड़ा तो स्किन ही होगा ऑफ कोर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, एक्चुअली ये स्किन जो होता है वो क्यों होता है, ये एक्चुअली हमें बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, पता है, बाहर से जो भी मतलब अपने शरीर में जो अभिक्रिया होकर कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे कीटाणु से हमें बचाता है, बहुत मतलब चीज़ों में ये प्रोटेक्टिव होता है। टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का, है ना, विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है उसी का संरक्षण करता है, और ये बहुत सारी चीज़ें है ना। और मैं अगर बात करूँ कि इसका जो कलर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कोई ब्लैक कोई वाइट, ऐसा समथिंग, मतलब कलर वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, है ना। तो ये सब इसका होने का मतलब क्या वो रीज़न है, तो ये दोस्तों है एक वर्णक है ना, मेलेनिन नामक वर्णक है, उसी के कारण हमारा जो स्किन होता है उसका कलर वेरी करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पंछियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पंछियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसको ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है ना, ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ तो हमने जान लिया कि ऑर्निथोफिली बोला जाता है पंछियों द्वारा किया जाने वाला परागकण। अब पंछियों द्वारा किया जाने वाला परागकण, परागकण का मतलब क्या होता है भाई, तो परागकण का मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझो तो क्या होता है कि पंछी एक जगह पे क्या करती है, कोई मतलब किसी भी दाने को खाएगी और फिर वहाँ से उड़ के दूसरे जगह पे जाके उसको हागेगी। तो उससे क्या होता है कि वो दाना ही तो होता है ना, मेनली वही होता है ना, हागेगी तो फिर वहाँ एक नया पौधा उग जाएगा। जैसे कभी आप देखते हो कि पीपल के पेड़ पे एक नीम का पौधा निकल गया, नीम का एक पेड़ निकल रहा है पीपल के पेड़ पे, तो ये कैसे हो पाता है, ये कैसे पॉसिबल पता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि पंछियों द्वारा ही वहाँ पे परागकण किया गया होगा, है ना, पंछियों द्वारा ही किया होगा, क्योंकि पंछी कहीं से नीम का बीज खाई होगी और वहाँ पे कर दी होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे पानी में कोई एक पौधा है, उसका बीज पानी के द्वारा
मतलब कि लहर में बहते हुए जाकर दूसरे जगह पे चला जाएगा, तो वहाँ जाके कुछ पौधे निकल गए, तो ये पानी वाला हो गया, उसको हाइड्रोफिली कहते हैं ना। और कीटों द्वारा परागण भी होता है, जिसको हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं ना, एंटोमोफिली। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, कीटों द्वारा जो किया जाता है उसको एंटोमोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली आपको पता चलेगा वो पंछियों द्वारा होता है। हाइड्रोफिली जो होता है वो जल द्वारा होता है दोस्तों। और एम्ब्रियोफिली जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा, है ना। मधुमक्खियों के द्वारा परागण को एम्ब्रियोफिली कहते हैं दोस्तों। तो मधुमक्खियों के द्वारा भी ऐसा होता है, याद रखिएगा। जो पुष्प होता है ना, फूल, तो उसमें वो उसका रस चूसती है, तो उसी में आ जाता है, और फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे जाती है, तो वहाँ पे अगर वो गिर जाए, उसके चोंच से भी गिर सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब उसके मुंह से भी गिर सकता है, या फिर वो उसका एक्सक्रेशन करे, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है दोस्तों। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, और इस जाति के प्राणी का शरीर, सिर, बच्च और उदर सभी विभाजित होती है ना, इन सभी विभाजित होती है। उदाहरण की बात करूँ तो आपका हो ही जाता है, मकड़ी हो गई, झींगा हो गया, झींगा आपने देखा होगा, बिच्छू हो जाते हैं डंक मारने वाले, फिर तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच, तितली हो गई, है ना। फिर आपका घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं, घर में जो उड़ती है, भिन भिन करती हैं, वो सारी चीज़ें, ये सभी के सभी ऑर्थोपोडा प्राणी के अंतर्गत आती है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मेड्यूला ऑब्लोगोटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेड्यूला ऑब्लोगोटा किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये मस्तिष्क का एक्चुअली में हिस्सा होता है, ब्रेन का हिस्सा होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, ब्रेन का हिस्सा होता है। और मैं बात करूँ कि ब्रेन का हिस्सा मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा और आपका एक्चुअली होता क्या है, ये किस आकार का होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा दोस्तों ये रेक्टेंगल के आकार का होता है, याद रखिएगा। और ये शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, एक्चुअली में सेंटर होता है, जैसे कि आपका हार्ट बीट रेट जो होता है, श्वसन मतलब सांस लेने वाला, ये सभी है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी दोस्तों, है ना। और इन्हीं को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और इन्होंने 1829 में और आपका और एहनबर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम दिया था एक्चुअली में, है ना, इसका नामकरण इन्होंने किया था एहनबर्ग ने। लेकिन इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने करी थी 1683 में, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो दोस्तों किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? कौन सा ऐसा पौधे हो जिसमें गांठें होती है दोस्तों, जिनके जड़ों में? तो ये होता है लेगुमिनस पौधे होते हैं दोस्तों, जिनके जड़ों में गांठें होती है। जैसे आपने देखा होगा आपका बबूल का जो पौधा होता है, फिर जो दाल, जितने भी टाइप के दाल होते हैं, उन सभी के जड़ों को जब आप उखाड़े होंगे तो देखे होंगे ऐसा कि उनके जड़ में गांठ टाइप का होता है। फिर कत्था होता है जो पान में लगाते हैं ना, पान में लगा के खाते हैं, खाई के पान बनारस वाला। फिर आपका गुलमोहर हो जाता है। तो इन सारे के जो जड़ होते हैं ना, उसमें गांठ टाइप का होता है। तो ये सभी क्या होते हैं एक्चुअली में, ये पौधे जो होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं ना, ये सभी के सभी। और इस पौधे में होते ही है जाइब। अब देखो ये क्या होता है एक्चुअली में, जो गांठ होते हैं, तो क्या मतलब इसका रीज़न क्या होता है एक्चुअली में? तो इसमें राइजोजोबियम नामक जीवाणु होता है एक्चुअली में, राइजोजोबियम। अब ये राइजोजोबियम क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, लेकिन वायुमंडल से डायरेक्ट जो कोई भी पौधा है वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। और आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है पौधे को बढ़ने में। पौधे की हाइट बढ़ती है ना दोस्तों, पौधे की हाइट इतनी से इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, पौधे का हाइट तो बढ़ता है, पेड़ का भी हाइट बढ़ता है। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजन के कारण ये बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये नाइट्रोजन ये लोग हवा से तो ले नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, राइजोबियम जब जो जीवाणु होते हैं ना, वो क्या करता है, हवा से इसको लेते हैं और इसका सेक्रेशन कर देते हैं मिट्टी में इसका सेक्रेशन करते हैं। और मिट्टी के माध्यम से आपको पता ही है पौधा क्या लेता है, जड़ से
पानी लेता है और ये भी उसके साथ साथ मिनरल्स में ले लेता है ना, नाइट्रोजन ले लेता है, जिसकी वजह से पौधा क्या होता है, बड़ा होने लगता है। तो ये रीजन रहेगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब नाइट्रोजन की वजह से पौधे का हाइट बढ़ता है ना, याद रखिएगा। रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। रिंग वर्म किसके कारण होती है दोस्तों? तो ये कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बात करें तो एक होता है एथलीट फुट, है ना, जिसको दाद वर्ग कहते हैं, इसकी को रिंग वर्म भी कहते हैं दोस्तों। एक होता है खाज, स्कैबिज होता है ना, स्कैबिज। फिर एक होता है गंजापन, आपको पता ही है गंजापन। ये सारे के सारे कवक से होने वाले बीमारी है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए गंजापन भी इसी के कारण होता है दोस्तों। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक्चुअली में करता क्या है दोस्तों? ट्रिप्सिन करता क्या एक्चुअली में? तो ये प्रोटीन का विघटन करता है दोस्तों। ट्रिप्सिन, है ना, प्रोटीन का विघटन करता है। अब आपको पता है प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, बना होता है एटीपी से, है ना, फिर उसको पेप्टाइड होता है, फिर पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड एक्चुअली में, है ना, अमीनो एसिड होता है ना। हाँ, तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहती है इसकी, है ना, आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन का विघटन करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल डैश कार्य करता है, क्या करता है दोस्तों? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। अगर आप किसी को इस साइड लेकर जा रहे हो, मतलब कोई आदमी बैठा हुआ है या सोया हुआ है, उसका दोनों पैर आपने पकड़ लिया, और उसको खींचे जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसको घसीट रहे हो ना आप, घसीट रहे हो। तो घसीट रहे हो कैसे पता चलता है? इधर के साइड उसका घर्षण बल लगेगा, है ना, और इधर के साइड आप ले जा रहे हो इसको, तो घर्षण बल इधर के साइड लगा ना, तो यही इसका हो जाएगा दोस्तों ना, घर्षण बल, घसीट रहे हैं हम उसको। चलिए आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? प्रकाश की गति, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की गति पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? तो एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। किसी माध्यम के तापमान में बढ़ने से प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है वैक्यूम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए तो वैसे ही रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे नोल और रुस्का। नोल और रुस्का थे दोस्तों जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों अलेक्जेंड्रा वोल्टा, तो ये क्या हुआ था दोस्तों? विद्युत बैटरी का इन्होंने आविष्कार किया था दोस्तों, विद्युत बैटरी का। फिर आपका देख लेते हैं यहाँ थॉमस यंग, इन्होंने प्रकाश का विद्युतीकरण किया था दोस्तों, प्रकाश के विद्युतीकरण का खोज किया था दोस्तों। और फिर कार्ल्स बेंज जो है वो पेट्रोल चलित कार, बेंज कार आप देखते ही हो, पेट्रोल चलित कार इन्होंने ही इसकी खोज करी थी दोस्तों। बेंज कार तो बहुत महंगी आती है, आपने देखा ही होगा मूवी में। चलिए दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? वो बढ़ता है ना, दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए जिस पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा, जैसे कि मोम हो गया, आपने देखा ही होगा, गर्म करने पे क्या होगा, उसका दबाव पर गलनांक भी बढ़ता है दोस्तों। घी हो गए, दाबते जाइए वो जल्दी से वो गलता जाएगा। और जिस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटेगा उसमें, जैसे कि आपका बर्फ़ हो गया, सीधी सी एग्जाम्पल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसमें प्रमुख कारण क्या है एक्चुअली में? तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, बिल्कुल। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एकदम बहुत ही पास में होते हैं, क्लोजली होते हैं। ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सही है? देखते हैं दोस्तों, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो,
संतुलन में होने के लिए, तो कोई रेखीय गति नहीं हो बिल्कुल इसका। फिर वस्तु की कोई घूर्ण गति नहीं हो बिल्कुल। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो दोस्तों, जब नीचे की तरफ लिफ्ट आती है ना, तो आप फील करोगे जो अपना एक्चुअल वजन होता है ना, उससे कम हमें फील होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम फ्री जा रहे हैं, एकदम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो हमें फील ज़्यादा नहीं होता वजन, है ना। तो वास्तविक वजन से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगर वही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें ज़्यादा वेट लगेगा ना, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, आपको पता ही है गतिज ऊर्जा एक्चुअली में क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे m दिया हुआ है 10, तो पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हाफ। आपने देखा होगा हाफ m का वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 v² है ना। तो v क्या है यहाँ पे, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है ना। चलिए, तो 25 और यहाँ पे सॉरी 2 और 10 को काट दिया मैंने 5 से, 5 2 के 10 और 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100, 25 5 125। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 जूल। क्लियर है एकदम, एकदम ऐसे इजी क्वेश्चन होंगे। चलिए, गतिज ऊर्जा याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है दोस्तों। देखिए, एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं कि इसका रैंक क्या था, तो इसका रैंक था दोस्तों 150, याद रखिएगा। इसका रैंक 150 था 2022 में, लेकिन वही बात की जाए 2021 में कितना था, तो 2021 में 142 था दोस्तों, जो कि 8 स्थान नीचे गिर चुका। अब देखिए, इसको जारी कौन करता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्ट विथआउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विथआउट बॉर्डर, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो आपको ये भी ध्यान रख के चलना है, रिपोर्ट विथआउट बॉर्डर्स, है ना। चलिए, प्रेस की हालत भारत में बहुत ही खराब है दोस्तों। चलिए, बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार में कितने रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो बिहार में कितने रोपवे को स्वीकृति दी गई है? तो टोटल 6 रोपवे बनाने की बात कही गई है दोस्तों, है ना। जिसमें आपका एक गया में है ना, फिर एक गया में क्यों, 3 गया में है। एक आपका प्रेतशिला पर्वत से, फिर डुंगेश्वरी पर्वत से, और एक ब्राह्मयोनी पर्वत से। तो ये 3 गया में हो गए दोस्तों। एक जहानाबाद में होगा वनावर पर्वत पे, और एक कैमूर में है दोस्तों मुंडेश्वरी पर्वत, और एक है आपका रोहतास में रोहतासगढ़ पर्वत पे, है ना। तो ये टोटल 6 हो जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, 3 गया में है, गया में 3 है, जहानाबाद में 1 है, एक कैमूर में है, और एक रोहतास में है। रोहतास, कैमूर, है ना, एक जहानाबाद, और 3 जो है दोस्तों वो गया में है, याद रखिएगा, है ना। तो 3 4 5 6 टोटल हो गए, याद रखिएगा रोपवे बिहार में। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या था? विश्व टीबी दिवस का विषय क्या था दोस्तों? तो इसका विषय था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन का 23 राफेल नडाल ने जीता है दोस्तों, राफेल नडाल ने। और ये किसको हराकर ये खिताब जीते हैं दोस्तों? तो राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेदेव को हराकर ये खिताब जीता है दोस्तों, है ना। इन्होंने जीता है इसको हराकर, है ना, याद रखिएगा। ये अमेरिका के हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में
2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि देखी गई है दोस्तों? तो ऑन एंड ओनली 75 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है दोस्तों? तो ये अपना इसरो का उपग्रह है, याद रखिएगा। इसको PSLV C50 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्तों, है ना, सफलतापूर्वक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अपने ही देश का है, इसरो। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? देखिए, यहाँ ये पहले आई की बात नहीं कर रहा है, ये पहले आई की बात नहीं कर रही है, लास्ट वाले आई की बात कर रहा है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, यही यहाँ पूछ रहा है। देखिए, इसका अगर फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा इसके लिए, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आई से इंडस्ट्री आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वस्थ प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? एक राष्ट्र एक स्वस्थ प्रणाली, तो दोस्तों ये 2030 तक बनाने का निर्णय लिया है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, है ना। भारत के स्वतंत्र संग्राम में और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका को चिन्हित करने के लिए पहली बार महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? सिरुई लिली आयोजन का महोत्सव किया गया दोस्तों, तो ये मणिपुर का है ना। ये एक्चुअली सिरुई लिली मणिपुर का राजकीय फूल भी है दोस्तों, याद रखिएगा, सिरुई लिली, है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक्चुअली हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु के कर्नाटक में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर आपका रबर बोर्ड कोट्टायम में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। तंबाकू बोर्ड एक्चुअली कोचीन में नहीं, गुट्टूर में है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तंबाकू बोर्ड कहाँ है दोस्तों? तो ये गुट्टूर में है। अगर वही हम लोग बात कर ले मसाला बोर्ड की, मसाला की, तो दोस्तों मसाला जो है वो कोचीन में है। कोचीन में तंबाकू की ना होकर मसाला है दोस्तों, है ना, मसाला है दोस्तों, याद रखिएगा, ना कि ये है। तंबाकू जो है वो कहाँ है दोस्तों? गुट्टूर में, है ना। चलिए, बैंक दर ब्याज की वह दर है, कौन सी दर है दोस्तों? एक्चुअली जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से ऋण लेते हैं ना, उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं ना, बैंक दर ब्याज, बैंक दर कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, जब मुद्रा प्रसार होता है ना, तो बैंक दर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, और मुद्रा संकुचन होने की स्थिति में बैंक दर में कमी आ जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों भी एस्पेक्ट से जानना हमें जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो देखिए, HDI जो है दोस्तों वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ये तीनों में है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देखो, भारत में साधन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं,
और इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य जो मार्केट प्राइस होता है उस पर जो भी प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से जो राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। सीधा सीधा मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और उसमें सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तभी जाके राष्ट्रीय आय हम लोग निकाल पाते हैं दोस्तों, जान पाते हैं। तो देखिए क्या किया जाएगा सबसे पहले, तो राष्ट्रीय आय बराबर होगा आपका NNP माइनस में अप्रत्यक्ष कर, माइनस में अप्रत्यक्ष कर रहेगा और उसमें जोड़ा जाएगा सब्सिडी को, याद रखिएगा। तो वही हो जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय आय बराबर NNP जो कि मार्केट प्राइस है माइनस में अप्रत्यक्ष कर और फिर प्लस में सब्सिडी। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व भी कराया था और आप देख भी लोगे। ऐसे होता है ना प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो दोस्तों सिंधु काल में सीसा का आयात ईरान से किया जाता था, ईरान से, है ना, याद रखिएगा। कि तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो तांबा का आयात खेतरी, ओमान और बलूचिस्तान, ये 3 एरिया हैं जहाँ से तांबा का आयात होता था दोस्तों। और चांदी का अफगानिस्तान और ईरान भी आ जाता है उसमें, चांदी में। सोने का, तो अगर सोना में देखा जाए तो एक भारत का भी होता है दोस्तों, कर्नाटक वाला, जो KGF मूवी बनी है वहाँ की, कोलार से। और अफगानिस्तान और ईरान आ जाता है दोस्तों। और सीसा में केवल ईरान हो जाता है दोस्तों, ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सैधव सभ्यता का महान स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है ना। जिसकी दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी की है दोस्तों? वो 33 मीटर की है। और उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई जो है वो दोस्तों कितनी है? वो है आपकी 55 मीटर की, याद रखिएगा, है ना। स्नानघर, एक स्नानघर है, उसी की बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में इसका वर्णन है, उल्लेख है दोस्तों ऋग्वेद में। और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये एक्चुअली जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है दोस्तों, सूरज भगवान को। और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था दोस्तों? तो वो थे इल्तुतमिश। इसके पहले ऐबक ने लाहौर से शासन किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल था इल्तुतमिश का वो 1210 से 1236 तक का रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? देखिए इनकी वित्तीय व्यवस्था में तो बहुत सारी थी करें, जैसे कि आपका हो गया टैक्स, जो उद्योग पर लगाए जाने वाला कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, व्यापारी कर हो गया, है ना, सामुदायिक कर भी था, सामाजिक कर भी था। ये सारे के सारे तो टैक्सेस के रूप में थे ही। लेकिन जो भू राजस्व था ना दोस्तों, ये बहुत अहम था उनके लिए, क्योंकि जो उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में ये वसूलते थे दोस्तों, 1/6 भाग। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट था, है ना। चलिए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो दोस्तों ये बात है आपका 1580 की। उस समय अकबर के खिलाफ में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे, उन्होंने मुस्लिम को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था ना, याद रखिएगा। झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपको पता ही है, श्यामालाल पार्षद इसके रचनाकार है दोस्तों। झंडा गीत आपको पता ही है दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए तो यहाँ घटनाएं और तिथि दी गई है अगले प्रश्न में, तो घटनाएं और उसके तिथि का मिलान करना है। देखते हैं दोस्तों। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये एक्चुअली 2 दिसंबर 1919 को हुआ था दोस्तों, तो यहाँ जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये लास्ट का जो 3 और 4 है ना, यही बस एक्सचेंज होंगे, बाकी सारे दोनों ऊपर के सही हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा अपना ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था दोस्तों? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे दोस्तों, वहीं नेपाल की पहाड़ियों में जाकर दोस्तों इन्होंने छुपकर आज़ाद रास्ता का गठन किया था ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, और उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों 1923 में, मार्च के महीने में। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सा मिलान सही नहीं है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी नदी पर है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, और ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1949 में की गई थी इसकी स्थापना। और मैं बात करूँ अगर ऑप्शन से, तो 1948 में कुटीर उद्योग की स्थापना की गई थी, 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना की गई थी, और 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं मानस, सुबनसिरी, कौमेंग, ये तीनों के तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों, जबकि ये ब्राह्मणी जो है वो महानदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर नहीं स्थित है? मकर रेखा पर नहीं स्थित है दोस्तों, तो हमें जानना चाहिए कि मकर रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है, जिसमें आपका चिली, ब्राज़ील, पराग्वे, ये तीनों के तीनों मकर रेखा पर स्थित है दोस्तों, जबकि उरुग्वे जो है वो मकर रेखा पर स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी दोस्तों, है ना। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किससे उत्पादन से संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है दोस्तों रजत क्रांति? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा जब उर्वरक उत्पादन की बात की जाए तो ये एक्चुअली भूरी क्रांति से संबंधित है दोस्तों। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है दोस्तों, जबकि बायोडीजल उत्पादन जो है वो कृष्ण क्रांति से संबंधित है दोस्तों, है ना। चलिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? देख दोस्तों, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाता है साउथ अमेरिका, है ना, और ये यूरोप हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट बनता है ना दोस्तों, ये वाला जो एरिया बनता है ना, ये होता है आपका अटलांटिक महासागर, जो एस के शेप में है। और यहीं पे जो आपका ठंडी जलधारा जो है वो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जलधारा है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो है क्षोभ मंडल, क्योंकि इसी पे ये इसका लास्ट होता है दोस्तों, इसके मंडल में, है ना। इसी मंडल की सीमा तक ये सीमित रहती है, और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। और इसके अलावा अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो जिसमें आपका आ जाता है जो हमारे प्रिम्बल में प्रस्तावना में कुछ शब्द है, मूल अधिकार, हम भारत के लोग तो एक्चुअली तो अपना ही है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली में। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, फिर जनहित याचिका, ये सभी के सभी यूएस के संविधान से ही लिए गए हैं दोस्तों, है ना। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि यूएस का जो संविधान है लिखित संविधान है दोस्तों, और सबसे छोटा संविधान है। लिखित सबसे छोटा संविधान यूएस का है, और जबकि लिखित सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए,
भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था दोस्तों? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध ही लाया गया था दोस्तों। आचार्य JV कृपलानी के द्वारा ये किया गया था दोस्तों 1963 में, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, कम से कम 50 सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक होता है लोकसभा में, है ना, याद रखिएगा। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना, इसी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये दोस्तों संविधान संशोधन 86वां था 2002 का, याद रखिएगा दोस्तों। 2002 का ये संविधान संशोधन था 86वां। उसी में ये चीज़ें कही गई थी जो कि आर्टिकल 21 के क में इसको अच्छे से मेंशन किया गया दोस्तों, है ना, संविधान में जोड़ा गया है। चलिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए 29 है दोस्तों, याद रखिएगा, पंचायतों के लिए, है ना, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड ऑन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है दोस्तों? तो यह आर्टिकल 325 में वर्णित है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में शामिल अगर होना चाहता है तो उसका धर्म, नस्ल, जाति और लिंग नहीं देखा जाएगा, है ना, वो इंडियन हो, ऐसा समथिंग, ये सब चीज़ होना चाहिए, जो कि आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्थानीय स्वशासन, कृषि आय पर कर, लोक व्यवस्था, ये तीनों के तीनों हैं, जबकि विवाह और विवाह विच्छेद जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो किस भाग में है दोस्तों? तो ये आपका है भाग 11 में, है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाग 10 में क्या है दोस्तों? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित विषय है, जबकि भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित विषय है दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित विषय है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन का बात होता है दोस्तों, है ना। चलिए, विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ डेट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप डेट को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अलावा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। रिवाइज जरूरी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है दोस्तों, है ना, लुसाने में है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो दोस्तों लिबेरो जो है वो वॉलीबॉल की शब्दावली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 6 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक शुभांकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये मैक्सिको सिटी 1968 से शुरू हुई थी। एक्चुअली जो शुभांकर होता है ना दोस्तों, वो एक्चुअली कैसे लिया जाता है, उसका कैसे किया जाता है, तो जो आयोजक राष्ट्र होते हैं ना, उसी वहाँ का राष्ट्रीय पशु या पक्षी होते हैं शुभांकर, है ना, याद रखिएगा। चलिए, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो दोस्तों ये फ्रांस की है, जबकि अपने भारत का वाइट बुक है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, वाइट बुक। चलिए, सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया दोस्तों। हम लोगों ने 8th-9th में पढ़ी थी जॉन डाल्टन के सिद्धांत, जो कि एक क्लास में पढ़े, इसके सिद्धांत को याद किया, दूसरे क्लास में पता चला कि ये सभी के सभी गलत हैं। फिर तो हमारा मतलब एक अलग ही तरह का वो हुआ कि यार इतना पढ़ लिया, याद किया कितना मेहनत से, और सब गलत हो गया, मतलब मूड पूरा ऑफ हो जाता था, उस समय की बात है। चलिए, ये सब केमिस्ट्री में होते रहता है।
तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो किसी तापमान और मानक दाब पर द्रव्य में होते हैं। तो दोस्तों वो है ब्रोमीन और मरकरी, है ना। आपको पता ही है मरकरी समान ताप पर ये दोनों द्रव अवस्था में रहते हैं। दोस्तों आपने थर्मोमीटर का यूज़ किया होगा, मतलब बहुत बार हुआ होगा, देखा भी होगा। जब हमको फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो लगाते हैं थर्मोमीटर, जिससे उसमें दिखता है ना पारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ कितना अपने को बुखार है ना, 99, 98, 97 ऐसा समथिंग, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो आप जबकि हमारा जो प्रेशर मापा जाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो वहाँ पे भी उसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ना, मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं सबसे लंबे समय पर खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। तो दोस्तों किसके कारण, तो ये हो पाता है दोस्तों सिल्वर सल्फाइड के कारण, है ना। सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है एक्चुअली में उस पर, इसी वजह से काली पड़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। तो इसका फॉर्मूला है Ag2S, है ना, याद रखिएगा। चलिए गर्म लोहे पर लेड नाइट्रेट देता है, क्या देता है दोस्तों, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है दोस्तों। लेड नाइट्रेट का पहले अभिक्रिया करा लेते हैं, देखते हैं। लेड नाइट्रेट का आपका हो जाएगा पीबी होता है ना लेड, फिर नाइट्रेट NO3, देखते हैं 2 से, है ना। फिर ये क्या देगा दोस्तों एक्चुअली में, तो देखते हैं यहाँ पे PbO कर देगा, है ना। 2 है, दो दोनों का सबसेट रहेगा। फिर 4 NO2 कर देगा, 2 2 के 4, है ना, और प्लस 1 बच गया ऑक्सीजन। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है दोस्तों हमें, PbO फिर NO2, है ना। तो यही दोनों इसका आउटपुट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो दोस्तों वो है सिल्वर। सिल्वर एक्चुअली में ऑक्साइड नहीं बनाता है, बाकी मैग्नीशियम लेड टिन जो है वो ऑक्साइड बना लेती है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, है ना। इसमें आपका आ जाता है अर्जेंटीनम, फिर आपका आता है वो सोना, फिर आपका प्लेटिनम भी आता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है एक्चुअली में, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की चौथी आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है दोस्तों। तो चौथे आवर्त की बात कर रहा है ना। तो देखो सबसे पहले हमें पता है, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में भी 8 आता है, फिर 18 आता है, फिर आपका 18 आता है, फिर 32 आता है ना, याद है ना। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, याद है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर चौथे का पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन 18 वाला सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए याद रखिएगा, धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर बात की जाए तो पोटेशियम आता है, सोडियम आता है ना, फिर मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, ये सभी होती है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है दोस्तों, तो होता है सोना होता है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और सबसे कम अगर पूछे तो सोना पे टिक मारिएगा सीधा। चलिए निम्नलिखित अभ्यारण्य में से उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है। देखते हैं दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए फेमस है दोस्तों, और काजीरंगा गैंडे के लिए है, एक सिंग वाले। फिर आपका घाना जो है वो शेर एक्चुअली नहीं दोस्तों, घाना जो है वो पंछी, सांप, छिपकली सब के लिए फेमस है दोस्तों, वहाँ पे ये सब का वो है ना। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरियर जो है वो हाथी के लिए फेमस है। तो ये तीनों पे इन लोगों की है, लेकिन यहाँ पे शेर नहीं बल्कि छिपकली, है ना, पंछी, ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे किया गया। ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों घाना, है ना, याद रखिएगा। ये आपका इसका पूरा नाम हो जाता है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि भरतपुर पंछी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था पहले, याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हम लोग हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जानते थे। ये 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जो उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कहाँ होता है दोस्तों जैव विविधता में परिवर्तन, तो जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना दोस्तों, उसी के एरिया में जैव विविधता ज़्यादा वो हो पाता ना, और वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैक्सिमम पाए जाते हैं जैव विविधता वहाँ पे, है ना।
क्योंकि वहाँ पे गर्म जलवायु होती है, वर्षा ज़्यादा होती है और जो पौधे और प्राणी जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से इधर के साइड सर्वाइव कर पाते हैं, अच्छे से इन लोगों का जो भी चीज़ें रहती है इनका विकास अच्छा से हो पाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है एक्चुअली, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ ही बढ़ती है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था दोस्तों, तो ये नम भूमि से संबंधित था, वेटलैंड। और दोस्तों रिसेंटली बिहार से एक रामसर स्थल में शामिल किया गया है वेटलैंड, तो आप उसका नाम बताएंगे दोस्तों, है ना। वो बेगूसराय में है, ये इतना तक मैं हिंट दे दे रहा हूँ, तो आप उसका नाम बताएंगे दोस्तों कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, तो वही वाला एरिया, तो आपको पता ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार का जो उसके वनों का जो विस्तार है वो मैक्सिमम पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी जो भारत हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इसी सब एरिया में है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।